बैलेंस्ड, हाउ टू सॉल्व अनबैलेंस्ड ब्रीथ ऑन ब्रीच। अनबैलेंस्ड ब्रीथ ऑन ब्रीथ सॉल्व करने के लिए बच्चा किरचॉफ लॉ का मेथड लिखाओ, वही सिखाया गया तुमको, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, 7, 9, 10। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7, 7 कहता है बेटा कि heater of electric kettle is made of a wire of length L and diameter D. If the resistance it takes 4 minutes to raise the temperature of 0.5 kg of water by 40 Kelvin, है ना बच्चा। तो देखो बेटा, हीटर को लगाते हो तो प्लग पॉइंट पे लगाते हो, प्लग पॉइंट का वोल्टेज तो होता है कांस्टेंट 220 वोल्ट घर में, है ना बच्चा। तो पावर कितना मिलेगा उसमें, तो कहेंगे बी स्क्वायर बाई आर। इसमें कितना समय लगा, तो पावर इंटू टाइम, टाइम कितना लगा इसको, टाइम लगा बेटा 4 मिनट इंटू 4 मिनट, दैट इज इक्वल टू पानी गर्म करना है कितना, तो आधा किलो पानी बेटा गर्म करना है 40 केल्विन। मान लो हीट जो लगा वो लगा डेल्टा एच का हीट इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, है ना बेटा। अच्छा अब देखो, दिस हीटर इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू हीटर हैविंग 2 वायर्स, 2 वायर है बेटा उसमें, सेम मटेरियल का, दोनों की लंबाई एल है और दोनों की डायमीटर 2D है बेटा, है ना। सुनना ध्यान से, अगर डायमीटर 2D है बेटा तो एरिया 4 गुना हो गया, डायमीटर डबल तो एरिया 4 टाइम्स, एरिया 4 टाइम्स तो रेजिस्टेंस 1/4, है ना बच्चा। एरिया 4 टाइम्स तो रेजिस्टेंस 1/4, और ऐसे ऐसे 2 वायर, इसका मतलब R/4 कैसे लगा है, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल ईच ऑफ लेंथ इतना, ठीक है बेटा, समझा। 2 वायर हो गया बेटा, है ना। तो अब सोचो, अगर दोनों को लगाते हो सीरीज में, अगर दोनों को लगाते हो बेटा सीरीज में, है ना, तो कितना हो जाएगा बेटा, तो कहोगे बी स्क्वायर बाई R/4 प्लस R/4, बोलो बेटा क्या हो जाएगा, सीरीज में R/2, सीरीज में हो जाएगा बेटा ये R/2। इसको लगेगा टाइम T मिनट, उतना ही पानी गर्म करने में, तो इक्वल टू फी डेल्टा एच, है ना बच्चा, बात समझा। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या आएगा, डेल्टा टी इक्वल टू, देखो बेटा 4 2 पर जाएगा तो 2T बराबर 4, इसका मतलब टाइम कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 मिनट, है ना। अब लगाते हो बेटा पैरेलल में, अब लगाते हो पैरेलल में, तो बी स्क्वायर बाई R/8 इंटू टी, फिर से उतना ही पानी गर्म करना है, उतना ही पानी गर्म करना है, तो हीट बराबर होगा बच्चा, अब क्या होगा 8T, 8T इक्वल टू 4 मिनट, तो T इक्वल टू बेटा हाफ मिनट, ठीक है, समझ गए। वोल्टेज चेंज नहीं होगा बच्चा, क्योंकि प्लग पॉइंट का वोल्टेज होता है कांस्टेंट, इसलिए पावर का फॉर्मूला बी स्क्वायर बाई आर। अब जो 9 नंबर में बेटा ध्यान से सारी बात सुनोगे तो तुम्हारे सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तुम वही क्वेश्चन लिखते हो कमेंट में जो मैं बोल चुका होता हूँ। 9 नंबर देखो बेटा, a galvanometer gives full scale deflection with 0.006 ampere, full scale deflection current Ig 0.006 ampere, ठीक है बेटा, by connecting to a 4990 resistance it converted into voltmeter, है ना बच्चा, वोल्टमीटर बन गया कितने रेंज का, 0 से 30 वोल्ट का, इसका मतलब 30 वोल्ट इक्वल टू, 30 वोल्ट इक्वल टू Ig, Ig इंटू जी प्लस एच, ये हो गया बेटा एच, एच कितना दिया हुआ था, एच था 4990 ओम, ठीक है बच्चा। अब इसमें पुट करो और इसमें जी का वैल्यू निकाल लो, इसमें जी का वैल्यू निकाल लो, आगे देखो, it is connected to a 2n by 249 ohm resistance, it becomes ammeter of range 0 to 1.5 एम्पियर, है ना बेटा। अब बना रहा है एमीटर, एमीटर के लिए क्या फॉर्मूला, I इक्वल टू आई जी, जी प्लस एस बाई एस, है ना बेटा। I तुम्हारा कितना है 1.5, आई जी कितना है 0.006 इंटू जी प्लस एस, जी प्लस एस बाई एस, एस निकालना है बच्चा, जी तुम निकाल चुके हो, है ना। आगे देखो,
10, 14, 15, 16। देखो बेटा 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है ड्यूरिंग an experiment with a meter bridge, the galvanometer shows a null point when the jockey is pressed at 40 centimeter using a standard resistance of 90 ohm। डायग्राम में देखो, डायग्राम में क्या है? इधर आर, इधर है 90, ये है 40 सेंटीमीटर और ये है बेटा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है कि अगर बेटा लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है ना बेटा, तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, देखो बेटा, तो क्या लिखते हो? इसको क्या लिखते हो बेटा? इसको लिखते हो R बाई 40 इक्वल टू 90 बाई 60, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब बेटा R इक्वल टू 90 बाई 60 इंटू 40, है ना बच्चा? कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा 60 ओम। बोलो बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 60 ओम। ठीक है, अब देखो आगे, सारे ऑप्शन में देखो बेटा, सारे ऑप्शन में 60 ओम है। भाग गया सीट यार को। हाँ देख बेटा, ऑप्शन हमारा ए में और सी में 60 ओम है ना? तो आंसर ए और सी में कोई हो सकता है। चलो पता करते हैं, ध्यान दो बच्चा। मान लिया जाए कि इसकी वैल्यू है एक्स और इसकी वह लंबाई है वाई। इस लंबाई को मैंने मान लिया एक्स और ये लंबाई मैंने मान लिया वाई। तो देखो तो बेटा, इसको बोल सकते हैं आर बाई एक्स इक्वल टू 90 बाई वाई। इसका मतलब आर इक्वल टू 90 इंटू एक्स बाई वाई। बोलो बेटा, ठीक है? तो इसमें डिफरेंशिएट करोगे बेटा, डिफरेंशिएशन फॉर्म में लगाओ, क्या हो जाएगा? डी आर बाई आर इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई, है ना बच्चा? ठीक है, तो कितना हो जाएगा डी आर? तो कहेंगे डी आर इज इक्वल टू, कितना कहा था इरर? 1 मिलीमीटर का बेटा इरर। तो 1 मिलीमीटर इरर कितनी लंबाई में? 40 सेंटीमीटर में। तो 1/400 क्यों किया? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में किया, प्लस 1 बाई ये बेटा 60, तो ये हो गया 600 इंटू आर। आर का वैल्यू कितना है बेटा? आर तुम्हारा आया 60, आर 60 पुट कर लो, डी आर निकल जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा आर प्लस माइनस डी आर। 11 नंबर देखो, एकदम बताने के लायक नहीं है बेटा। 11, 11 देखो, ऐसा है, ऐसा है, एक अंदर का रेजिस्टेंस, एक बाहर का रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, 12 देखो, 12 कहता है फॉलोइंग सर्किट, करंट हमारा है बेटा 2 ओम, करंट हमारा है 2 ओम, नहीं, करंट थ्रू रेजिस्टेंस आर 2 ओम इज आई एम्पियर, द वैल्यू ऑफ आई ई। 2 ओम से निकालना है बेटा करंट, 2 ओम से करंट दिया है आई एम्पियर, है ना? तो वैल्यू ऑफ आई निकालना है। अरे बेटा सिंपल, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल करके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल करके बी बाई आर कर दो, खत्म कहानी, है ना? ध्यान देना, डायग्राम में, डायग्राम में थोड़ा तिरछा करके देखो बेटा, तो दिख जाएगा 8 ओम का रेजिस्टेंस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन का पार्ट है, तो 8 ओम वहां से हट जाएगा, बाकी सबका निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और भी बाई आर करो। ठीक है, 14 देखो, कॉम्प्रिहेंशन, ये कॉम्प्रिहेंशन बता देता हूं, बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, हालांकि ये कैपेसिटेंस के साथ मर्ज सवाल है, इसमें कैपेसिटेंस का भी कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चा, कॉम्प्रिहेंशन 14-15 कहता है कंसीडर एन इवैक्यूएटेड, कंसीडर एन इवैक्यूएटेड सिलिंड्रिकल चैम्बर ऑफ हाइट एच। कहता है बेटा एक चैम्बर मान लो, सिलिंड्रिकल चैम्बर, इस सिलिंड्रिकल चैम्बर का जो हाइट है बेटा वो एच है। ठीक है, हैविंग रिजिड कंडक्टिंग प्लेट्स एट द एंड। कहता है ये सब जो प्लेट्स है ना बेटा, ये सब कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, लेकिन ये सब इंसुलेटर है at each end and insulating curved surface as shown in the figure. A number of spherical balls
made of lightweight soft material and coated with a conducting material are placed at the bottom plates. The balls have radius r much less than h. कहता है बेटा इसके ऊपर बॉल्स रख दिया है ना बेटा. कैसा बॉल्स है ये? तो कहना ये बहुत छोटे छोटे बॉल्स हैं है ना बेटा. और इसमें कंडक्टर की रैपिंग किया हुआ है ताकि ये कंडक्टर जैसा बिहेव करे. नाउ ए हाई वोल्टेज इज कनेक्टेड अक्रॉस द कंडक्टिंग प्लेट्स. कहता है बेटा इसके क्रॉस लगा दिया हमने क्या? वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस बी नॉट लगा दिया. ठीक है बेटा. प्लस बी नॉट एंड द माइनस बी नॉट टॉप प्लेट पे. यहां पे बेटा लगाया माइनस बी नॉट और यहां लगाया प्लस बी नॉट. ठीक है बेटा. अब कहता है ड्यू टू देयर कंडक्टिंग सरफेस द बॉल्स विल बी चार्ज्ड विथ बिकम्स इक्विपोटेंशियल विद द प्लेट and repelled by it. The ball will eventually collide with the top plate where coefficient of restitution can be taken to be 0. चलो पूरी कहानी समझाता हूं मैं, आगे देख लो. Which one of the following statement is कौन सा सही है? सुनो बच्चे ध्यान से. तुम इसको सोचो क्या? कैपेसिटर के दो प्लेट्स है ना बेटा. इसको बोल दो कैपेसिटर के दो प्लेट्स. ठीक है बच्चा. इस कैपेसिटर के दो प्लेट्स पे जब बैटरी जोड़ेंगे बेटा तो ये चार्ज होगा है ना. ठीक है. और कहोगे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा बेटा ऐसे. बोलो है ना. ऐसे बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू हाइट h इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 2v0 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 2v0. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2v0 बाई h. सुनना ध्यान से. अगर 2v0 पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है बच्चा, एच भी कांस्टेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है बच्चा है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है. क्लियर? ठीक है. आगे सुनो. अब देखो बच्चा कहता है कि कैपेसिटर पे चार्ज आएगा, नेगेटिव वाले की तरफ यहां माइनस माइनस आएगा चार्ज, यहां प्लस प्लस आएगा चार्ज. तो सोच बच्चा जैसे ही यहां चार्ज आएगा बेटा है ना, ये बॉल पे चार्ज होगा बेटा. उल्टा लिया है. अच्छा कोई बात नहीं. चलो ये माइनस और ये प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो जाएगा बेटा. तो ये हो जाएगा प्लस प्लस और ये हो जाएगा बेटा माइनस माइनस. ठीक है. अब सोचो क्या होगा. इस पे प्लस चार्ज आया बेटा तो ये बॉल सब पे भी चार्ज आएगा. जैसे ही बॉल पे चार्ज आएगा बेटा वो यहां से रिपेल होगा. जब यहां से रिपेल होगा ऊपर जाके टकराएगा है ना बेटा. है ना. अब सोचो जब ऊपर जाके टकराएगा, टकराते ही चिपक जाएगा. सवाल में लिखा है ऐसा, चिपक गया. अब चिपक जाएगा तो थोड़ी देर बाद वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा बेटा, है कि नहीं. फिर वहां से रिपेल होगा, फिर यहाँ पे आएगा है ना बेटा. फिर पॉजिटिव हो जाएगा चार्ज, फिर यहाँ से रिपेल होगा, फिर वहां जाएगा. तो ये बॉल कर क्या रहा है? तो कहोगे बॉल यहाँ से चार्ज लेकर के वहां पहुंचा रहा है. ये ना कर रहा है बेटा. बोलो है ना. इसका मतलब इस सर्किट में करंट हो जाएगा. फिर बताओ अगर लगातार चार्ज भेजता जाएगा तो सर्किट में करंट आ जाएगा बच्चा है ना. E इंटू एच टू भी कैसे आया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है ना बच्चा. अब देखो बेटा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. कौन सा कही है? द बॉल विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. गलत ना बच्चा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कांस्टेंट, तो चार्ज पे फोर्स भी लगेगा कांस्टेंट. चार्ज पे अगर फोर्स होगा बेटा कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा बेटा. बॉल विल बाउंस बैक टू बॉटम प्लेट कैरिंग द अपोजिट चार्ज दे वेंट अप विथ. सही बात. ऊपर जाते समय ले जाएगा पॉजिटिव, नीचे आएगा तो लेके आएगा नेगेटिव. इसका मतलब बी हमारा सही हो गया. बी हमारा ऑप्शन सही हो गया. बॉल्स विल बाउंस बैक टू बॉटम प्लेट कैरिंग सेम चार्ज. गलत बच्चा. द बॉल विल स्टिक, चिपका रह जाएगा ऊपर. ये भी गलत है. ठीक है. अरे बेटा ये प्लस वी नॉट और ये माइनस वी नॉट, तो कितना हुआ? 2v0 होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस. एक मिनट रुको. देखो सवाल में क्या लिखा है. कंडक्टिंग प्लेट सच दैट बॉटम प्लेट इज एट प्लस वी नॉट. बॉटम प्लेट प्लस वी नॉट और ये माइनस वी नॉट, तो डिफरेंस कितने का हुआ? होगा ना 2v0. अब चला के देखो 15 नंबर सवाल. एवरेज करंट इन स्टेडी स्टेट
रजिस्टर्ड बाय द आमीटर। कहता है बेटा स्टेडी स्टेट में कितना करंट होगा। ठीक है, सुन ध्यान से। मान ले लेट कैपेसिटेंस ऑफ बॉल का कैपेसिटेंस मैंने मान लिया बेटा सी नॉट, है ना। इसका मतलब एक बॉल पे अगर चार्ज क्यू है तो चार्ज क्यू कितना आएगा बेटा, तो कहोगे चार्ज आएगा इस पे सी नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस टू वी नॉट। बोलो कैपेसिटेंस इंटू वी नॉट सीवी चार्ज, कितना आ गया चार्ज, है ना बेटा। इस चार्ज पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, कितना लगेगा फोर्स, तो कहोगे फोर्स लगेगा बेटा क्यूई। तो कितना हुआ देखो, देखो ये हो गया बेटा 4 वी नॉट स्क्वायर, 4 वी नॉट स्क्वायर सी नॉट बाई एच। बोलो बच्चा इसको मल्टीप्लीट करो यहां से, क्यूवी फोर्स लग गया। तो फिर एक्सीलरेशन कितना होगा बच्चा, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा फोर्स बाई मास। तो कितना हो जाएगा 4 वी नॉट स्क्वायर सी नॉट बाई एम इंटू एच, है ना बेटा। और इस एक्सीलरेशन की वजह से वो इतना दूर जाएगा, इसका मतलब एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2s बाई ए, है ना बच्चा। ठीक है, एस तो हमारा कितना है, एस है बेटा एच, ये हमारा है एच। अब इसको देखो बेटा, इसको देखो और महसूस करो, ये प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी नॉट हो गया ना बेटा। बोलो रूट ए यहाँ पे आएगा तो प्रोपोर्शनल टू वी नॉट 1 बाई वी नॉट, है ना बेटा। अब मैं कहूं इफ n बॉल्स मूव, अगर l बॉल्स मूव किए बेटा तो करंट क्या लिखोगे, कहोगे चार्ज कितना गया एन क्यू और टाइम लगा टी। तो एन क्यू में देखो क्यू प्रोपोर्शनल टू वी नॉट और ये प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी नॉट, इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, 13 लिखा है बेटा टू आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। खुद से क्या बेटा ध्यान रख, आमीटर में लो रेजिस्टेंस और वोल्टमीटर में हाई रेजिस्टेंस। 17 देखो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16-17, ठीक। देखो बेटा 16 में, चाहे नोट करने का भी टेंशन मत लो, मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, 16 देखो बेटा, कहता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 50 टन। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में 50 टन है बेटा, n बराबर 50। ईच टर्न हैज एरिया, हर टर्न का बेटा एरिया कितना 2 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इक्वल टू 0.2 टेस्ला। ठीक है बेटा 0.02 टेस्ला। अब कहता है बेटा द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन, टॉर्सनल कांस्टेंट सी 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है बच्चा, व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन अकर्स, द कॉइल रोटेट थ्रू 0.2 रेडियन। एंगल जब मैक्सिमम घूमेगा तो घूमेगा 0.2 रेडियन। ठीक है बच्चा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ये है बेटा 50 ओम। ठीक है, द गैल्वेनोमीटर is to be converted to ammeter capable of measuring up to 1 एम्पियर तक। जो ammeter बनने वाला है बेटा ये बनेगा अप टू 1 एम्पियर। ठीक है, फॉर दिस पर्पस ए शंट रेजिस्टेंस इज टू बी एडेड, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बेटा, तो देख ammeter बनाने का फॉर्मूला क्या, I बराबर IG G प्लस S बाई S। बोल बच्चा, है ना। कहता है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो समझ बेटा आई तेरे को पता है, जी तेरे को पता है, अगर IG निकल जाएगा तो काम हो जाएगा, है ना। IG निकालने के लिए ये सारा ताम झाम दिया है बेटा, है ना। तो जब गैल्वेनोमीटर पढ़े होगे बेटा तो गैल्वेनोमीटर में बताया गया होगा तुमको एन आई ए बी इज इक्वल टू सी थीटा, है ना। जो अमीटर में घूमता है बेटा वो क्या बोलते हैं, कॉइल घूमता है, जहां रुकता है वहां पे ये दो टॉर्क होते हैं बैलेंस्ड,
है ना बच्चा। ठीक है, दो टॉर्क अगर होते हैं बैलेंस बेटा तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू, सॉरी, तो कहेंगे एन आई जी ए बी इक्वल टू सी थीटा मैक्सिमम। पुट करो, सब कुछ दिया हुआ है, यहां से आई जी निकाल लो और इसको यहां पुट करो। ठीक है बच्चा, लिख लो। हाँ भेज रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। 50 लोग पूछ चुके हो कम से कम, भेज रहा हूँ बेटा, सबको भेज दे रहा हूँ। सबको भेज दिया। चाय पी रहा हूँ, ठंडा हो गया चाय भी। चलो वापस आ गए, चाय बन गया शरबत। अब देखो बेटा, देखा जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, कहता है टू आइडेंटिकल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स, दो आइडेंटिकल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना बच्चा, हैव 10 ओम रेजिस्टेंस। दो गैल्वेनोमीटर है बेटा, दोनों का 10 ओम रेजिस्टेंस है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन 2 माइक्रो एम्पियर है। एक को कन्वर्ट किया वोल्ट मीटर में 100 मिली वोल्ट वाले में, है ना बेटा, और दूसरे को कन्वर्ट किया बेटा आमीटर में यूजिंग अप्रोप्रिएट रजिस्टर। Then these are used to measure the voltage and current of a Ohm's law experiment with resistance 1000 ohm resistor by using ideal cell. Which of the following statement is correct? बेटा सिंपल तो है, बताओ। बताने लायक नहीं है बेटा, सिंपल कैलकुलेशन करो। बी बराबर आई जी जी प्लस एच, आई बराबर आई जी 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 प्लस एस बाई एस। ठीक है, पार्ट टू में आओ। पार्ट टू में बेटा 1 से 5 सीडी कैसे होगा। अच्छा सीडी में आइडियल सेल को रिप्लेस कर देंगे। सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर विल बी मोर देन 1000 ओम। आर मान लो बेटा अननोन। अब एक सर्किट बना लो, एक सर्किट बना करके, है ना, तुम लिखो ये आर, तो इसमें कितना करंट बोलेंगे बेटा, जाई बाई आर प्लस आर, है ना। अब देखो बेटा एक्चुअल के मुकाबले में ये आर अगर निकालेंगे इस वाले से आर, इस वाले से आर आएगा तो आई नीचे आएगा, तो आर की वैल्यू निकलेगी ना बेटा। अब जज करना उससे कितना आएगा वैल्यू। चलो 1 से 5 बोलो। पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर 3। अरे एक एक करके बोल बेटा, इतना सारा बोल देगा मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, एक एक करके बोलना। 1 से 5 में 3 और 4। ठीक है, देखो 3 4 में क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द करेंट इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज 0.2 एम्पियर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पोटेंशियोमीटर बार दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, तो क्या होता है बेटा, B इज इक्वल टू आई आर, है ना, और I इंटू रो एक्स बाई ए कर ले बेटा इसको, है ना। तो अगर तुमको dV अपॉन dx करना हो तो dV अपॉन dx क्या हो जाएगा, I रो बाई ए। बाकी सब कुछ दिया है, पुट करो। 4 नंबर, इलेक्ट्रिकल बल्ब, एक 25 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया बेटा 440 वोल्ट के सप्लाई से। तो कहता है विच ऑफ द बल्ब विल फ्यूज, कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा, है ना बच्चा। तो देखो बल्ब वही फ्यूज करेगा जो जरूरत से ज्यादा पावर देने की कोशिश करेगा, है ना बेटा। 25 वाट का बल्ब अगर 25 वाट से ज्यादा रोशनी देना चाहेगा तो फ्यूज कर जाएगा। ऐसा कब होगा,
जब उसके क्रॉस वोल्टेज हाई हो जाएगा। समझा बच्चा? वोल्टेज हाई होगा तो पावर ज्यादा हो जाएगा। घर में देखते हो ना, वोल्टेज कम होता है रोशनी कम हो जाती है, वोल्टेज बढ़ता है रोशनी बढ़ जाती है ना? तो अगर रोशनी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो बल्ब फ्यूज कर जाएगा, है ना? तो कैसे करेंगे देखो, 5 नंबर में हम कहेंगे बेटा पावर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है बेटा उसका पावर कम होगा। इसका मतलब आर ऑफ 25 इज मोर देन आर ऑफ 100। बोलो बेटा, ठीक है? अब दोनों को लगा दिया बेटा सीरीज में, तो सीरीज में तो करंट सेम होगा ना बच्चा, है कि नहीं? और सोचो, इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज, और ये पूरा वोल्ट है बेटा 440, है ना रे? टोटल वोल्ट है 440। तो देखो बेटा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा क्योंकि करंट सेम है। करंट सेम ना बच्चा, तो ज्यादा रेजिस्टेंस वाले में ज्यादा वोल्टेज। इसका मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस तो 25 का है बेटा, इसका मतलब आई आर 25 इसके आधे से बड़ा हो जाएगा। आधे से बड़ा हो जाएगा मतलब 220 से बड़ा हो जाएगा। 220 से बड़ा हो जाएगा तो फ्यूज कर जाएगा। ठीक है? 5 नंबर देख बेटा, 5 नंबर में क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बेटा द सप्लाई वोल्टेज ऑफ ए रूम इज 120 वोल्ट। किस रूम की सप्लाई है बेटा 120 वोल्ट। ठीक है? रेजिस्टेंस ऑफ लीड वायर 6 ओम। जिस वायर से बिजली को जोड़ते हो, बिजली के जोड़ने की वायर, तो बिजली तो जोड़ने की वायर जो हमारा है बेटा ये है 6 ओम। सर्किट कंप्लीट करने का वायर। अब कहता है 60 वाट का लगा दिए बल्ब। तो देख बच्चा, अगर बल्ब बोलते हो कितना है 60 वाट का, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई पी आर 60। कितना बेटा? तो 120 का स्क्वायर बाई 60, ये हो गया बेटा 240 ओम। ठीक है बच्चा? इज ऑलरेडी कनेक्टेड। व्हाट इज द डिक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब व्हेन 240 वाट हीटर इज स्विच्ड ऑन। हीटर भी लगा देंगे तो क्या होगा? अब देखो बेटा, हीटर हीटर के लिए क्या कहोगे 240 वाट, है ना बच्चा? तो कहेंगे आर हीटर, ये था आर बल्ब। कितना बेटा 120 का स्क्वायर बाई 240, ये हो गया बेटा 60 ओम। ठीक है? कहता है वोल्टेज कितना घट जाएगा बल्ब के अक्रॉस अगर हीटर लगा देंगे तो, है ना बच्चा? तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या, सबसे पहले बल्ब ओनली, ओनली बल्ब क्या होगा बेटा, ये लग गया वोल्टेज कितना था बेटा ये 120 वोल्ट। अब ये लगा है बेटा बल्ब, है ना? और इन सब में रेजिस्टेंस कितना है, इस वायर में रेजिस्टेंस कितना है बेटा 6 ओम। ठीक है बच्चा? तो अब देखो, इसमें अगर हमारा करंट आएगा बेटा तो करंट कितना हो जाएगा बेटा, बोल कितना होगा करंट में? तो करंट हो जाएगा बेटा 120 डिवाइड बाय 60 प्लस 6, सॉरी 240 प्लस 6। इसका रेजिस्टेंस 240, ये रेजिस्टेंस 6, तो कितना होगा 240 प्लस 6, है ना बेटा? इसका मतलब बल्ब को कितना मिला वोल्टेज, बल्ब को कितना मिला वोल्टेज? तो वोल्टेज अक्रॉस बल्ब बी1 कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा आई इंटू 240। इसका मतलब 220 गुना 120 डिवाइड बाई 240 प्लस 6, निकल गया। अब कहता है हीटर को लगा दो पैरेलल में। चलो, अब क्या है, बल्ब प्लस हीटर। देख बच्चा, ये हमारा 120 वोल्ट, ये हमारा बल्ब, और इसके क्रॉस लगा दो हीटर, है ना बच्चा? तो अब देखो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, तो कहेंगे ए मान लिया, इसको बी मान लिया। तो बोलो बेटा ए बी में कितना रेजिस्टेंस, ए बी में कितना रेजिस्टेंस, ए बी का रेजिस्टेंस कितना देखो, तो कहोगे 240 इंटू 60 बाई 240 प्लस 60। ठीक है बच्चा, है ना? अब देखो बेटा आगे, अब कहोगे ये हमारा आया बेटा आर ए बी, है ना? निकल जाएगा, ये निकाल लोगे वैल्यू। अब देखो, कहोगे पूरे सर्किट में आर इक्विवेलेंट कितना,
तो कहेंगे इसका था रेजिस्टेंस कितना 6 ओम और ये इतना बेटा, तो आर इक्विवेलेंट हो गया बेटा 6 प्लस आर ए बी, है ना। तो अब इसमें कितना करंट जाएगा आई डैश, तो कहेंगे आई डैश हो जाएगा बेटा 120 बटा 6 प्लस आर ए बी, बोलो बेटा ठीक है। तो अब ए बी का कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो कहेंगे ए बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वही है बल्ब का दूसरे टाइम का पोटेंशियल, कितना बोलेगा आई डैश इंटू आर ए बी, ठीक है बच्चा। तो पहले का वोल्टेज ये, अब का वोल्टेज ये, कितना चेंज किया, डेल्टा वी निकालना है, समझा बेटा, ठीक है, चेंज इन वोल्टेज निकालना है बेटा। 240 वोल्ट से कैसे निकालें, सोचो, अगर तुम्हारे घर में सप्लाई 200 वोल्ट की है बेटा, तो तुम वही इंस्ट्रूमेंट लाओगे ना बच्चा जो 200 वोल्ट में काम करता हो, है कि नहीं। इसका मतलब अगर सप्लाई वोल्टेज 120 वोल्ट का है, मतलब हम वही इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे जो इंस्ट्रूमेंट सप्लाई वोल्टेज पे काम करे। आगे चलो, 11 16 7 11 7 7 नंबर 8 नंबर 7 नंबर देखो, इन ए लार्ज बिल्डिंग देयर आर 15 बल्ब ऑफ 40 वाट, देखो बच्चा 15 बल्ब हैं 40 वाट वाले। क्वेश्चन नंबर 7 में तो 15 बल्ब हो गए 40 वाट वाले प्लस, और देखो 5 बल्ब बेटा 100 वाट, 5 बल्ब हो गए 100 वाट, फिर प्लस 5 फैन हो गया 80 वाट, प्लस 5 इंटू 80 वाट, प्लस एक हीटर है 1 किलोवाट का प्लस 1000। इसका मतलब बेटा टोटल पावर तुम इतना इस्तेमाल किया, टोटल पावर इतना इस्तेमाल किया, है ना बेटा। और तुम्हारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है बेटा ये 220 वोल्ट का आ रहा है ना। तो कहता है मिनिमम कैपेसिटी ऑफ फ्यूज कितना रखोगे, तो सिंपल बेटा मेरे घर में इतना वोल्टेज है, इतना मैं सामान इस्तेमाल कर रहा हूँ बेटा, इसका मतलब मुझे कितने करंट की जरूरत है, तो पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। इसका मतलब बेटा करंट कितने की जरूरत है, पी बाई वी, इससे कम में तो काम नहीं चलेगा, है ना बेटा। तो क्या कहना, आंसर कोई भी हो जो मोर देन इक्वल टू आई हो बच्चा, समझ में आया बेटा, ठीक है। अगर 10 एम्पियर करंट आ रहा है मेरे घर में तो हम 10 से ज्यादा बर्दाश्त करने वाला फ्यूज लगाएंगे, ठीक है। 8 नंबर 8 नंबर 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, वायर 0.1 ओम, ड्रिफ्ट स्पीड खुद से बनाओ, सीधा फॉर्मूला लगाओ इसमें। 11 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है बच्चा, किरचॉफ सेकंड लॉ रिप्रेजेंट एनर्जी कंजर्वेशन, सही है। Wheatstone bridge is the most sensitive when all the four resistances are same order of magnitude, है ना बेटा। सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होगा, मिड पॉइंट पे, कैसे पता किया, तो क्या कहोगे, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना बच्चा। लेंथ बड़ा होगा तो आर का वेरिएशन फास्ट होगा, ठीक है। आई इफ इन ए Wheatstone bridge balanced the cell and the galvanometer are exchanged, नल पॉइंट इज गलत बेटा। देखो समझो Wheatstone ब्रिज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, रेक्टेंगल और दो डायगोनल, है ना बेटा। एक डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर और दूसरे डायगोनल पे सेल, एक डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर और दूसरे पे सेल, अगर दोनों को इंटरचेंज कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेयोस्टेट कैन बी यूज्ड एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, सही बात बच्चा। रेयोस्टेट क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, आई इंटू आर, आर वेरिएबल है, आर अगर डिवीजन में वेरी करेगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ही बनेगा बेटा सेम। 14 नंबर 16 नंबर देखो बेटा 14 में, इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट नो करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर व्हेन टर्मिनल्स ऑफ सेल आर कनेक्टेड अक्रॉस 52 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। अगर सेल को सेंट कर दें, बेटा फॉर्मूला लगाना रे, मेथड ऑफ मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, फॉर्मूला लगा हो जाएगा। आगे चलो, किरचॉफ सेकंड लॉ, वाई एनर्जी कंजर्वेशन, नोट्स पढ़ो, लूप लॉ 15 नंबर, on interchanging the resistances the valence point of meter bridge shift
left by 10 centimeter. The resistance of the series combination is 1 ohm. How much was the resistance on the left side before the interchanging the resistances? देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर कहता है बेटा 15 में, देखो कहता है बेटा इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस। मान ले बेटा इधर पहले हमारा रेजिस्टेंस ए है और इधर रेजिस्टेंस बी है, एक तरफ ए रेजिस्टेंस एक तरफ बी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब कहता है को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो शिफ्ट कर जाएगा 10 सेंटीमीटर से लेफ्ट। इसका मतलब अगर ये दूरी x थी बेटा तो ये कितना होना चाहिए 100 माइनस एक्स, ठीक है। अब कहता है इसको इधर कर दो, उसको इधर कर दोगे तो अब ये हो गया b, तो ये हो गया हमारा a, ठीक है बच्चा। अब ये होना चाहिए 100 माइनस एक्स और ये होना चाहिए x। इसको यहां करो इसको यहां करो तो ये भी तो पलटी मारेगा बच्चा। तो क्वेश्चन में कहा था कि बाईं तरफ शिफ्ट कर गया 10 सेंटीमीटर, बाईं तरफ शिफ्ट कर गया 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये दूरी वाकई में होना चाहिए कितना x माइनस 10। इसका मतलब 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स इक्वल टू x माइनस 10। इसका मतलब x इक्वल टू बेटा 55 सेंटीमीटर। बोलो, इसका मतलब x हो गया बेटा 55 सेंटीमीटर। अब कहता है क्वेश्चन में कि दोनों तुम्हारे जो रेजिस्टेंस जो हैं, ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं वो कितना है, तो कहोगे a प्लस बी, दिया है बेटा 1000 ओम, है ना। और a और b का रेशियो क्या कहोगे, कहोगे a अपॉन बी इक्वल टू एक्स बाई 100 माइनस एक्स। सॉल्व कर लो, x निकल चुका है तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, a resistance is shown in the figure in value and tolerance are given respectively। ये तो बेटा कलर कोड का है, कलर कोड पढ़ा हुआ है तुम्हारा, कलर कोड पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है बेटा तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या उसकी वैल्यूज है, मुझे वैल्यूज की याद नहीं आ रही। तुम एनसीईआरटी चेक करो, हर कलर का एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू को पुट करना होता है, ठीक है बच्चा। तो मुझे इसकी वैल्यू याद नहीं है बेटा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। आगे चलो, आगे हमारा कोई नहीं पूछना। चलो फिर कैपेसिटेंस में आ जाओ, कैपेसिटेंस निकालो बच्चा, कैपेसिटेंस निकाल रहा हूं मैं। 18 और 22 पूछना है, एक मिनट, मैं तो बंद कर दिया फाइल, रुक जा बच्चा। 18 और 22, देखो बेटा 18 नंबर सवाल, देख बेटा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इन ए मीटर ब्रिज द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज ए नो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सच दैट, एक मिनट बच्चा रुको, देखो बच्चा इन ए मीटर ब्रिज द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर has a non-uniform cross section such that variation dr by dl of its resistance r with length L is dr upon dl equal to 1 by root L. The equal resistances are connected as shown in the figure. Galvanometer has zero resistance, zero deflection when the jockey is at point P. What is the length AP? तो कहता है बेटा A से P का लेंथ क्या होगा, देखो तो रे 18 नंबर के लिए देख बेटा 18 नंबर सवाल में कहता है डी आर बाई डी एल इक्वल टू
इक्वल टू नहीं, प्रोपोर्शनल टू 1/√L। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो कहता है गैल्वेनोमीटर में अगर जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा हो पॉइंट P पर, तो कहता है A से P का लेंथ क्या होगा जब दोनों रेजिस्टेंस बराबर है। देखो ऊपर का देखो डायग्राम बराबर है, तो क्या कहेगा, रेजिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ PB। बोलो बेटा, ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं तो नीचे का भी दोनों रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए, है ना बच्चा। अगर मैं नीचे वाली रेजिस्टेंस की बात करूं इसके अनुसार क्या लिख दोगे, ये हो जाएगा बेटा DR इक्वल टू कांस्टेंट K इंटू DL/√L। तो ये कितना हो जाएगा, कांस्टेंट A DL/√L इंटीग्रेशन 0 से लेकर के L तक इज इक्वल टू, इसको लिखोगे बेटा K DL/√L इंटीग्रेशन L से लेकर के 1 मीटर तक, पूरी लंबाई 1 मीटर तो L से 1 मीटर, है ना बच्चा। तो देखिए यहां से K कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2√L और ये हो जाएगा तेरा 2 हो जाएगा बेटा 1 - √L। 2 कट गया, इसका मतलब L इक्वल टू 1/4, 25 सेंटीमीटर, 0.25 मीटर। ठीक है बच्चा, कलर कोड नहीं पढ़ा सकता बेटा मैं, उसको पढ़ाने के लिए पहले खुद पढ़ना पड़ेगा मुझे, मैं भूल गया हूं उसको। आगे चलो, 22 में बोला था ना, 22 नंबर देखो, कहता है गैल्वेनोमीटर हैविंग ए कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। ये बताने के लायक नहीं है सवाल, फॉर्मूला लगाओ सीधा डायरेक्ट। कैपेसिटेंस में सर 21 चाहिए। लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 120 सेंटीमीटर and it carries a current of 60 milliampere for a cell of 5 volt 20 ohm null point 1000 centimeter resistance of whole wire is। क्यों पूछ रहे हो बेटा, पोटेंशियोमीटर का सेकंड एप्लीकेशन। अब कैपेसिटेंस पे आओ, बंद करो इसको, अब कैपेसिटेंस डायरेक्ट, कैपेसिटेंस का सेक्शन A और B, पहले कैपेसिटेंस, बाकी कोई बात नहीं है। अब कैपेसिटेंस का सीट ओपन करो, कैपेसिटेंस वाले हैं बोलो, सेक्शन A में कोई डाउट, सेक्शन A में A5 A2, ठीक। देखो बेटा A2 में क्वेश्चन नंबर A2 कहता है प्लेट A ऑफ पैरेलल प्लेट फील्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए नॉन कंडक्टिंग स्प्रिंग कांस्टेंट K। B प्लेट फिक्स्ड है बेटा, चार्ज हमारा X है Q ऑन प्लेट A एंड -Q ऑन प्लेट B। फाइंड आउट एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम। तो किसी भी एक प्लेट का डायग्राम बनाओ, एक प्लेट का A वाला प्लेट का बनाओ FBD, तो कहोगे नेगेटिव वाला प्लेट अपनी ओर खींचेगा, फोर्स बिटवीन प्लेट्स कितना, QV²/2A ऑप्शन नॉट। ठीक है, और स्प्रिंग का फोर्स पीछे लगेगा बेटा KX। जब इक्विलिब्रियम होगा तो क्या लिख दोगे, KX इक्वल टू QV²/2A ऑप्शन नॉट। ठीक है बेटा, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, फाइंड आउट एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, निकाल लो। A1 का 3 conductor is now connected to another isolated conductor by a conducting wire of total charge 50 माइक्रोकूलम। कराया हुआ क्वेश्चन इस तरह से, खुद देखो, खुद से देखो, कराया हुआ है ये सवाल। आगे चलो A5 देखो बेटा, A5 में A5 कहता है बेटा ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज एन एरिया S। ठीक है बेटा, वॉच अमाउंट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड by external agent to slowly increase the distance between the plates x1 to x2। x1 से x2 करने में, है ना, धीरे धीरे करने में, है ना,
एक्सटर्नल फोर्स का कितना वर्क होगा? देखो बच्चा, कहता है ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एरिया ए, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी परफॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो धीरे धीरे इंक्रीज करने के लिए x1 से x2, तो देख बेटा इसका मतलब C इनिशियल, A ऑप्शन नॉट बाय x1, C फाइनल, A ऑप्शन नॉट बाय x2। ठीक है बच्चा, तो पहला कहता है चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू, कांस्टेंट चार्ज अगर रहे कांस्टेंट, चार्ज अगर वेरी नहीं किया बच्चा तो क्या कहोगे? फर्स्ट पार्ट में पहले कितनी एनर्जी? क्यू वी स्क्वायर बाई 2c इनिशियल, बाद में कितनी एनर्जी? क्यू वी स्क्वायर बाई 2c फाइनल। एनर्जी कितना बढ़ा? जितना एक्सटर्नल फोर्स का वर्क रहा होगा। ठीक है, दूसरे वाले में वोल्टेज कांस्टेंट, तो वोल्टेज कांस्टेंट के लिए बेटा एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी बी स्क्वायर न रे, यू इनिशियल और यू फाइनल हाफ सी फाइनल बी स्क्वायर, डेल्टा यू बराबर एक्सटर्नल वर्क। ठीक है बच्चा, और कोई? अरे करेंगे ही ट्रांसफर, रुकना बेटा घबराते क्यों है? B3 देखो बेटा, B3 में कहता फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी का निकालना है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल लगाओ किरचॉफ लॉ, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, खाली देखो। B3 में देख बेटा, एक सेल 10 वोल्ट, कैपेसिटर बेटा 6 माइक्रोफैराड, नीचे हमारा 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसके आगे 20 वोल्ट। ठीक है, इसके नीचे 30 वोल्ट, इसके आगे कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चा, हमसे पूछा गया है क्या इसमें? पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और बी के बीच में, ए और बी का बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कहा था कल सिंपल किरचॉफ लॉ इस्तेमाल करना होता है बेटा। कैसे लिखोगे? मान लो चार्ज क्यू कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैंने मान लिया क्यू यहां से स्टार्ट हुआ, क्यू यहां से आया, इधर चला गया x, तो यहाँ हो गया q माइनस एक्स। ठीक है, इस पे देख बेटा, यहाँ से चार्ज आया, ये प्लस ये माइनस ये x, यहाँ चार्ज आया प्लस माइनस q माइनस एक्स। यहाँ देख इसमें आया, यहां से चार्ज निकलेगा तो ये माइनस और ये प्लस, क्यू चार्ज आया। अब इस लूप में घूम जाओ और इस लूप में घूम जाओ, दो इक्वेशन बनेंगे, एक क्यू निकलेगा बेटा और एक्स निकलेगा। ठीक है, फिर पूछा गया ए और बी से पोटेंशियल डिफरेंस, तो ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कैसे लिखोगे? बी ए, फिर आगे बढ़े माइनस टच किए तो प्लस एक्स बाई 4, फिर आगे बढ़े टच किए माइनस तो प्लस 20 इक्वल टू बी बी। लेकिन इससे पहले ये लूप बना करके Q और X सॉल्व करना होगा। ठीक है, A3 देखो बेटा, A3 में टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स with different distances are connected in parallel to a voltage source. A point positive charge Q is moved from point 1 that is exactly in the middle of the plates of the capacitor C1 2.2 पे ले गए, that lies distance of the negative plate C2 equal to half of the distance between plates of C1. Is any work done in the process? कहता है बेटा देखो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे चले गए है ना बच्चा, पॉइंट 1 भी मिड पॉइंट पे है और पॉइंट 2 मिड पॉइंट पे है ना, दोनों कैपेसिटर पैरेलल है, और अगर दोनों पॉइंट मिड पॉइंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो मिड पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम, तो कोई वर्क नहीं होगा बच्चा, है ना। ठीक है, बात समझे? ठीक है बच्चा, और अगर अच्छा एक मिनट, हाफ नहीं है बच्चा, रुको रुको, पहले वाले में हाफ है, दूसरे में हाफ नहीं है बच्चा। ठीक है, पहले वाले का हाफ है तो V1 मान लो, दूसरे वाले का V2 मान लो, Q डेल्टा V वर्क डन। आगे चलो A4 देखो, A4 में लोअर प्लेट और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सपोर्टेड ऑन ए रिजिड रॉड। सिंपल बेटा, दोनों तरफ का फोर्स बैलेंस कर लो,
वोल्टेज से चार्ज निकालो, वोल्टेज की मदद से चार्ज निकालो, है ना बेटा? ठीक है, चार्ज से फोर्स निकालो, उस तरफ का फोर्स और इस तरफ का फोर्स में दोनों तरफ का टॉर्क बराबर करो, क्योंकि दोनों तरफ आर्म की लंबाई बराबर है तो फोर्स भी सेम होगा। ठीक है, बी फोर कहता है बेटा, इन द सर्किट शो इन द फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट कैपेसिटर ऑफ ईच प्लेट। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर। दोनों कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यों पूछ रहे हो बेटा? सिंपल लूप में घूमने बेटा, लेफ्ट राइट प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब चार्ज निकालने बोल रहा है। सिंगल लूप में घूमो, क्यों निकलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी। पार्ट टू में आओ, पार्ट टू, पार्ट टू का सेक्शन ए, सेक्शन सी भी दिया था। अच्छा सी भी निकालो पहले, फिर पार्ट वन का सी निकालो। पार्ट वन का सेक्शन सी, पार्ट वन का सेक्शन सी। अब एक बोलता है दिया था, एक बोलता है नहीं दिया था। छोड़ दो, सिर्फ ए भी करते हैं डिस्कस। ए भी बताओ, पार्ट टू का सेक्शन ए, पार्ट टू सेक्शन ए वन ए थ्री। देख बच्चा, ए वन ए थ्री में ए वन, देख बाबू, इंक खत्म हो गया, रुक जाओ, वेट करो। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर वाले क्वेश्चन में ध्यान मत दो बच्चा। सिंपल यही ध्यान देना है कि जब रेजिस्टेंस होगा और कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बेकार। अभी तक वाले कॉन्सेप्ट में रेजिस्टेंस बेकार है। ठीक है, और वो क्वेश्चन नहीं आ रहा एग्जाम में, टेंशन मत लो। सेक्शन ए का ए टू देखो बेटा, ए टू देख बेटा, ए टू में ए टू कहता है टू आइसोलेटेड चार्ज मेटेलिक प्लेट्स, चार्ज मेटेलिक स्फेयर्स of radii r1 r2 having charges q1 q2 are connected to each other, then क्या होगा? अगर दो स्फेयर को, दो कैपेसिटर को आपस में जोड़ दोगे, ठीक है, चार्ज फ्लो करेगा अगर उनका पोटेंशियल डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर पहले का पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे सोचो, C1 कितना हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, C2 कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसका मतलब इफ V1 इज नॉट इक्वल टू V2, इसका मतलब Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इज नॉट इक्वल टू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, है ना? तो चार्ज फ्लो करेगा, देन चार्ज फ्लोज। ठीक है, अदरवाइज फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखो क्या है। ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर गलत, बी गलत, क्योंकि इंक्रीज कभी नहीं होता, एनर्जी हमेशा लॉस होता है बच्चा। सी, डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन एनी केस, ये भी गलत, हमेशा नहीं होगा ऐसा। डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम Q1 R2 नॉट, यही हो गया देखो, Q1 R2 इज नॉट इक्वल टू Q2 R1, तो चार्ज फ्लो करेगा, जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो एनर्जी डिक्रीज करेगा। A1, रेडियाई ऑफ टू मेटेलिक स्फीयर 5 और 10 कहां से कितना फ्लो करेगा? क्वेश्चन क्लास में कराया, चेक करो। क्वेश्चन नंबर A3 का 3 एंड 4 देखो। A3 में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is charged up to a potential of 300 volt, area of each plate 100 centimeter square and is spacing between them 2 centimeter। अगर प्लेट्स को दूर कर दिया जाए 2.5 सेंटीमीटर पे विदाउट डिस्कनेक्टिंग द पावर सोर्स, बिना पावर सोर्स के डिस्कनेक्ट किए हुए। ठीक है, थर्ड में स्पेस इज इंक्रीज्ड
आफ्टर डिस्कनेक्ट द पावर सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट इज, अगर तुम पावर सेल को डिस्कनेक्ट करोगे तो चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट, चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट, दूरी बढ़ने से कैपेसिटेंस घटेगा, है ना बच्चा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा, है ना, बात समझा। अगर बैटरी से हटा दिए तो चार्ज कांस्टेंट, है ना बच्चा, चार्ज अगर हमारा कांस्टेंट है बेटा, है ना, तो हमसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा अलग करने के बाद, चार्ज तुमको पता है, नया कैपेसिटेंस पता है, तो नया वोल्टेज पता है, नया वोल्टेज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डिस्टेंस, फोर्थ वाले में चेंज इन एनर्जी। और अगर बैटरी कर दोगे डिस्कनेक्ट तो वोल्टेज कांस्टेंट, बैटरी लगा हुआ है तो वोल्टेज कांस्टेंट, बैटरी अगर नहीं लगा हुआ है तो चार्ज कांस्टेंट, ये दिमाग रखो। B4, B4 कहता है ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ कैपेसिटर सी, ऐसा भी क्वेश्चन कराया हुआ है, नोट्स में चेक करो। B2, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में चार्ज क्या होगा, स्टेडी स्टेट में चार्ज क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ रे, जब चीजें हो जाएंगी कांस्टेंट, जब बता देता हूं, देखो इसको, क्वेश्चन है B2, देखो भाई, रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन बहुत तुम लोग बोल रहा था, B2 देखो, B2 में देख बेटा, ऊपर कैपेसिटर C, रेजिस्टेंस R1, नीचे रेजिस्टेंस R2, सेल E, रेजिस्टेंस R, ठीक है। कहता है स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज होगा, सुन ध्यान से, क्या सोचेगा तुम, यही सोचेगा कि अगर इस पे चार्ज आ गया, स्टेडी स्टेट, जितना चार्ज आना था उतना आ चुका, इधर लो पोटेंशियल इधर हाई पोटेंशियल, तो ये माइनस और ये प्लस, चार्ज क्यू, जितना आना था उतना आ चुका, इसका मतलब और चार्ज नहीं आएगा, है ना, करंट आएगा बेटा तो चार्ज आएगा, लेकिन जब चार्ज इसके ऊपर, अब चार्ज नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब यहां से चार्ज नहीं आएगा, इसका मतलब करंट क्या होगा फिर, सिर्फ इस लूप में जाएगा, बोलो, इसमें करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर करंट गया तो चार्ज बढ़ जाएगा, लेकिन हमने कहा है कि स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट है तो करंट नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसमें कितना करंट, तो आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस R2, ठीक है। अब देखो, इस पॉइंट को मान लो ए, इस पॉइंट को मान लो बी, इसको मान लो सी, और इसको मान लो डी, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सी डी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सी डी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी, क्योंकि देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके बराबर, और इसमें करंट गया नहीं, जब करंट नहीं गया तो जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब डी और बी का पोटेंशियल सेम, तो इसका डिफरेंस सेम, तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना, तो C इंटू वी ए बी, और वी ए बी कितना, तो I R2, I R2 यहां पुट करो, आ गया आंसर, ठीक है। बी में हो गया और कुछ नहीं, अब निकालो हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर में तो चार क्वेश्चन बता देता हूं, हीट ट्रांसफर का निकालो बेटा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 कर दे रहा हूं आज। अच्छा कल भी क्लास है क्या हमारी, कल भी क्लास है, कल क्लास है, चेक करने दो। नहीं कल तो क्लास नहीं है, कल हमारी क्लास नहीं है बच्चा।
चलो कल मैं क्लास लगवा देता हूँ, कल मैं क्लास कल लगवा ले रहा हूँ, ठीक है, और फिर कर दे रहा हूँ डिस्कस, ठीक है। चलो अभी चलो खत्म, अभी चलो खत्म, बाय। कैपेसिटेंस में हीट ट्रांसफर में एक्सरसाइज पूरा कर लेना। हीट ट्रांसफर एक्सरसाइज 1 कंप्लीट है ना बेटा, और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कंप्लीट।